हाँ जी बेटा, अब अपन पढ़ रहे हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। वही बात मान के चलना, इससे क्वेश्चन आता ही है तो इसको बहुत ढंग से पढ़ना। बहुत अच्छा सा टॉपिक है, इससे आपको प्रॉपर फीलिंग आ जाएगी कि जब दो लाइट रेज मिलती हैं तो उस टाइम उजाला भी हो सकता है और उस टाइम अंधेरा भी हो सकता है। डिपेंड करेगा उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर मैं उन्हीं चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ। बेटा ये सोडियम लैंप, याद करो कल मैंने क्या बात समझाई थी कि मेथड टू ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्स के अंदर अपन ने पढ़ा था बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। वो जो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट टॉपिक पढ़ा था, तो ये जो वाईडीएससी सेटअप है ये डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट वाले पाथ को ही यूज करता है। और कल बेटा वहां पर मैंने लिखा भी था कि जो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट है वो वाईडीएससी के सेटअप में काम आता है। तो सोचो यहाँ पर ये पहला सोर्स, ये सोडियम लैंप। सोडियम लैंप के आगे एक अपन ने छोटी सी स्लिट बनाई, उस स्लिट से एक सोर्स बना। वो सोर्स के लिए ये दोनों और दो नए सेकेंडरी सोर्स आ गए, और ये दोनों नए सेकेंडरी सोर्स किससे जनरेट हुए बेटा? इस वाले सेकेंडरी सोर्स से। तो यहां पर डिवीजन ऑफ क्या हुआ? वेव फ्रंट हुआ। अब इन दोनों वेव्स का क्या होगा बेटा? इंटरफेरेंस। जो इंटरफेरेंस अपन इस स्क्रीन पे ऑब्जर्व करेंगे। अब वाईडीएससी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो अपने को समझनी है। सबसे पहली बात कि जो कैपिटल डी है, देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। ये बेटा इसको कहते हैं प्लेन ऑफ स्लिट। प्लेन ऑफ स्लिट्स। इस स्लिट से, प्लेन ऑफ स्लिट से ये जो स्क्रीन है ये कितना दूर है उसको बोलेंगे कैपिटल डी। ये कैपिटल डी बहुत बड़ा होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल डी। स्मॉल डी का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन बोथ द स्लिट्स S1 और S2। ये S1 S2 कोहेरेंट सोर्सेस हैं बिकॉज एक सिंगल सोर्स से बने हैं। तो इन दोनों कोहेरेंट सोर्स के बीच डिस्टेंस क्या हो गया? स्मॉल डी। तो ये स्मॉल डी से क्या होने चाहिए बेटा? बहुत बड़े होने चाहिए। जनरली ये डी मीटर में होता है और ये स्मॉल डी mm में होता है। याद करो अपन ने क्या सीखा था? कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, बोथ द सोर्सेज शुड बी वेरी नियर टू ईच अदर। तो ये जो कैपिटल डी है ये तो मीटर में है और ये स्मॉल डी मिलीमीटर में है। तो मिलीमीटर का मतलब ही क्या हुआ कि ये बहुत ज्यादा पास पास है। वहां पर एक कंडीशन और लिखवाई थी मैंने कि जो सोर्सेज हैं उनसे स्क्रीन बहुत ज्यादा दूर होनी चाहिए। तो ज्यादा दूर होनी चाहिए तो ऑब्वियस बात है किसमें है? मीटर में है। तो इसके रेस्पेक्ट में तो क्या है बेटा? बहुत दूर है। mm का मतलब क्या समझते हो? 1 सेंटीमीटर इतना सा होता है, उसके अंदर 10 mm आ गए तो 1 mm कितना छोटा होगा? 2 mm कितना छोटा होगा? तो ये दोनों सोर्सेज इतने नजदीक होते हैं। बस आपको शो करने के लिए मैंने यहां पर इतने दूर दूर बनाए हैं ताकि आपको डायग्राम समझ में आए। अब यहां से जो इस सोर्स से लाइट आना स्टार्ट हुई और ये S1 पे गई बेटा, एक्चुअली में तो मैंने यहां पर रे बनाई है पर ये ऐसा नहीं होता। यहां पर क्या आती है बेटा? ऐसे वेव फ्रंट्स आती है। कौन सी? स्फेरिकल। और वो यहां पर जाके क्या हो जाती है? डिवाइड। फिर वापस यहां पर कितनी वेव फ्रंट्स बनती है बेटा? ऊपर S1 की और नीचे S2 की। वो दोनों वेव फ्रंट जब इंटरसेक्ट होते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? इंटरफेरेंस पैटर्न। ये डायग्राम अपन ने इससे पहले जब मेथड्स टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस कोहेरेंट सोर्स देखा था वहां पर मैंने सेम डायग्राम बनाया था, जहां पर मैंने S1 के आगे भी मैंने स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनाए थे, S2 के आगे भी मैंने स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनाए थे। जब वो एक्सपेंड होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं आगे, तो एक पॉइंट पे आके मिलते हैं और वहां पर अगर स्क्रीन हो तो अपने को वो पैटर्न क्या होगा? ऑब्जर्व होगा। अभी सिर्फ आसान भाषा में समझने के लिए तो देखो, जब यहां पर S1 S2 पर दो सोर्सेस सेकेंडरी सोर्स बन गए, इन दोनों सोर्सेस से वापस स्फेरिकल वेव फ्रंट्स निकलेगी, इससे भी निकलेगी बेटा। ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स निकल रही है इसके कारण लाइट इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी, इधर भी, इधर भी। यहां पर भी ऐसे ही होगा। क्या अपन बहुत बार देखते हैं कि अगर गेट में एक छोटा सा की होल है तो अगर कमरे के अंदर लाइट जल रही है तो की होल के बाहर जब लाइट निकलती है तो ऐसे ही जाती है। तो अपन उसी तरह के पैटर्न की बात कर रहे हैं कि लाइट किसी भी डायरेक्शन जा सकती है। अब जब ये ऐसे बढ़ता जाएगा, ये पैटर्न होता जाएगा, तो जब ये इंटरसेक्ट करेगा तो अगर ये सेम फेस में इंटरसेक्ट हुए तो मैक्सिमम बनेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगर ये अपोजिट फेस में मिले तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो मुझे मालूम है लाइट यहां से हर दिशा में जा सकती है, यहां से भी हर दिशा में जा सकती है। अब अपन इसको इजी करने के लिए सिर्फ पहले एक डायरेक्शन को ही अपन कंसीडर कर रहे हैं। अब जो डायरेक्शन अपन कंसीडर कर रहे हैं उसको बहुत ढंग से समझना। तो इसके लिए मैं प्रॉपरली इनको वापस बना रहा हूं और ढंग से ऑब्जर्व करना कि मैं कैसे डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये अपना वापस प्लेन ऑफ स्लिट वाला प्लेन, यहां पर ये दो सोर्स बन गए बेटा। ये दो सोर्स ऐसे नहीं बने, यहां पर दो स्लिट्स बनी हुई है। स्लिट का मतलब समझते हैं कि यहां पर अपने दो छोटे छोटे छेद कर दिए और जो दो छोटे छोटे छेद करे उसमें सेकेंडरी सोर्सेस क्रिएट हो गए और ये क्या था बेटा? प्लेन ऑफ स्लिट।
अब यहां से मैं क्या कह रहा हूं देखना, S2 से एक लाइट यहां गई, S1 से एक लाइट यहां पहुंची। इस पॉइंट पे हो सकता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है नॉर्मल इंटरफेरेंस हो, डिपेंड करेगा कि यहां पर इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस आ जाएगा। तो देखो इस पॉइंट को मैंने क्या लिख दिया, P। तो मैं क्या लिख रहा हूं वो समझना, डेल्टा एक्स विच इज नोन एज पाथ डिफरेंस is delta x that is equal to SS2P minus SS1P। बेटा मैंने कहां से स्टार्ट करा, यहां से, बिकॉज लाइट आना यहां से स्टार्ट हुई है। तो SS2P यहां तक एक लाइट गई, एक पाथ, लाइट SS1P इस पाथ से भी आई है, तो ये दोनों लाइट जाके यहां मिल गई है। तो क्या पाथ डिफरेंस हो गया इन दोनों के पाथ का सब्ट्रैक्शन। इनिशियली मैं ये कंसीडर कर रहा हूं कि ये S1 S2 ये S से इक्वी डिस्टेंट है, मतलब दोनों सेम डिस्टेंस पर है S से। तो क्या S S2 और S S1 इक्वल हो जाएंगे? अगर इक्वल हो जाएंगे तो इनको सब्ट्रैक्शन के बाद बचेगा क्या, तो बचेगा डेल्टा x बराबर S2P माइनस S1P। सिर्फ ये इतना सा S2P माइनस S1P। अब ये तो आ गई ये दोनों टर्म्स। अब मैं इसी के बाद नेक्स्ट पूछ रहा हूं कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा वो फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए बहुत ढंग से समझना, मैं कहता हूं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 mm है। मन में सोचो 2 mm कितना सा होगा, क्या 2 mm बिल्कुल इतना सा होगा? अगर मैं इन दोनों फिंगर्स को पास पास भी रख दूं ना बेटा, और दोनों के नाखून को मैं चेक करूं बिल्कुल सेंटर से, तब भी 2 mm नहीं होगा, 2 mm से बहुत बड़ा है, 1 सेंटीमीटर के आसपास होगा। तो मैं कह रहा हूं दो चीजें बहुत पास पास है, वहां से लाइट जा रही है 1 मीटर दूर, मैंने लिख दिया मीटर में होता है। तो क्या उन 1 mm से जब लाइट अप्रॉक्स 1 मीटर दूर जाएगी, तो 1 मीटर दूर जाने के लिए उनको अप्रॉक्स कैसे निकलना पड़ेगा, पैरेलल निकलना पड़ेगा। कैसे निकलना पड़ेगा, पैरेलल। मन में वापस सोचो, ये दोनों लेजर्स जाके सामने वाली दीवार पे मिलने चाहिए। अगर सामने वाली दीवार पे मिलने चाहिए तो कब मिलेंगे, जब ये अप्रॉक्स पैरेलल जाएंगे और वहां जाके मिलेंगे। अगर ये पहले से ही कन्वर्जिंग फॉर्म में जाएंगे तो रास्ते में मिल जाएंगे। पर मैं क्या चाहता हूं, ये दोनों लाइट जाके दीवार पे जाके मिले, दीवार अपने लिए स्क्रीन हो गई, तो बिल्कुल दोनों पास पास लाइट बिल्कुल वहां जाके मिलनी चाहिए। तो क्या ये दोनों लाइट रे अप्रॉक्स पैरेलल है? पर हाँ, डायग्राम में आपको पैरेलल नहीं दिखाई दे रहे। क्यों नहीं दिखाई दे रहे? बिकॉज यहां पर ये दोनों मैंने 1 mm या 2 mm दूर नहीं बनाए, ये तो मैंने बहुत ज्यादा दूर बनाए हैं ताकि आपको डायग्राम समझ में आए। तो सोचो अगर ये दो पॉइंट्स S1 और S2 ये जहां जाके मिलने चाहिए, तो कैसे निकले? अगर ये इस फॉर्म में निकलेंगे बेटा, तब जाके ही जाके मिलेंगे। अगर ये पहले से ही कन्वर्जिंग फॉर्म में निकल जाते तो रास्ते में मिल जाते हैं। इसका मतलब ये कैसे निकलेंगे, अप्रॉक्स पैरेलल निकलेंगे। अब ये अप्रॉक्स पैरेलल निकलेंगे तो सोचो ये लाइट अप्रॉक्स पैरेलल है, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा। क्यों ड्रॉप करा उसका रीजन समझा रहा हूं। मैं ये बात कह रहा हूं कि ये जब लाइट पैरेलल होती है और मुझे मालूम करना है कि दोनों में से कौन बड़ा है और कितना बड़ा है, तो उसके लिए अपन ने क्या ड्रॉप कर दिया, परपेंडिकुलर। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ये S1 और ये पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया बेटा, Q। अब मैं कह रहा हूं कि S1 से P और Q से P दोनों इक्वल है। दोनों कैसे हैं, इक्वल है। तो क्या आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ये S2P बड़ा था, S1P छोटा था? तो अगर ये और ये एक दूसरे के इक्वल आ गए, कहां से कहा था, Q से P और S1 से P, तो एक्स्ट्रा क्या बच गया, S2Q। अगर ये एक्स्ट्रा S2Q बच गया तो इसका ये मतलब हो गया बेटा कि अपन ये कह सकते हैं कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा S2Q। तो डेल्टा एक्स किसके बराबर हो गया बेटा, S2Q के बराबर हो गया। अब डेल्टा एक्स X2Q के बराबर हो गया तो मैं सेंटर से एक लाइन और बना रहा हूं और वो तुम्हें समझ में आनी चाहिए। मैंने एक लाइन सेंटर से बना दी बेटा, ये लाइन बोला है मैंने, लाइट नहीं बोला। सेंटर से एक लाइन मैंने और बना दी, कहां तक बेटा, पॉइंट P के लिए। अब इस बात को समझना कि जो लाइन सेंटर से गई है ये सिर्फ मैंने डायग्राम बनाने के लिए बनाई है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, 2 mm। बीच में एक लाइन और बना दी, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के अप्रॉक्स पैरेलल थे? तो ऑब्वियस सी बात है, ये इनके बीच में बन गया तो ये भी इन तीनों के अप्रॉक्स पैरेलल ही होगा, तब जाके तो वहां पर जाके मिलेगा सामने वाली दीवार पे। तो ये एंगल 90, ये भी अप्रॉक्स 90। अब ये अप्रॉक्स 90 हो गया तो एंगल समझना क्या क्या होगा बेटा। अगर मैं इस एंगल को थीटा मानता हूं, ये एंगल थीटा किसके बीच का, हॉरिजॉन्टल
और इस लाइन के बीच का एंगल क्या हो गया, थीटा। बेटा ये थीटा है, तो ये वाला एंगल जहां मैंने पेन रख रखा है ये भी तो थीटा, ये सेम ही तो एंगल है। ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला जहां मैंने पॉइंट मार्क करा, ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल 90, तो ये एंगल कितना बनेगा, ये बनेगा थीटा। तो ये एंगल भी कितना आ गया, थीटा। तो मैंने क्या माना कि पॉइंट P हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है, और बाय ज्योमेट्री ये वाला एंगल भी कितना आ गया, थीटा आ गया। वापस बोल देता हूं, ये थीटा, तो ये इतना सा एंगल जहां मैंने पेन चलाया ये वाला, ये इतना सा एंगल भी थीटा, बिकॉज सेम ही तो है। ये थीटा, तो ये पॉइंट वाला एंगल जहां मैंने पॉइंट मार्क करा ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, थीटा। बात मेरी समझ में आ गई। अगर ये थीटा हो गया तो देखो क्या ये पूरा d, ये एंगल 90 डिग्री, तो क्या ये जो स्मॉल d है ये हाइपोटेन्यूज है। अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो इस हाइपोटेन्यूज के मैं कंपोनेंट्स कर रहा हूं, तो इधर वाला ये डॉटेड लाइन पे जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, d cos थीटा। इस साइड पे जो कंपोनेंट आएगा कितना आएगा, d sin थीटा। इसका मतलब ये S2Q जो है ना, इस S2Q की वैल्यू होगी d sin थीटा। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, S2Q इज इक्वल टू d sin थीटा। क्या यहां तक बात क्लियर है? अगर ये S2Q d sin थीटा है तो मैं क्या लिख रहा हूं, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा है तो बेटा किस केस में छोटा आएगा अभी अपन वो भी डिस्कस करेंगे। तो क्या डेल्टा एक्स को मैं लिख सकता हूं d sin थीटा दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू d tan थीटा। अब d tan थीटा होगा तो tan थीटा बराबर क्या होगा, ये डिस्टेंस को बेटा मैं सेंटर से y बोल रहा हूं, तो tan थीटा बराबर y बाय कैपिटल D। तो लिख सकता हूं डेल्टा x बराबर dy बाय कैपिटल D। ठीक है बेटा, पर एक बात ध्यान रखना, अगर थीटा छोटा नहीं हुआ तो आप d sin थीटा को d tan थीटा नहीं लिख सकते। उस केस में आपको इसको d sin थीटा ही लिखना पड़ेगा। ये d tan थीटा कब लिख सकते हैं, जब एंगल थीटा कैसा हो, बहुत छोटा हो। एंगल थीटा कैसा हो, बहुत छोटा हो। अब एंगल थीटा छोटा कब होगा, देखो ध्यान से, क्या ये जो डिस्टेंस y है और ये जो डिस्टेंस कैपिटल D है, अगर ये y बहुत छोटा हुआ, ये y बहुत छोटा हुआ किसके रेस्पेक्ट में, d के रेस्पेक्ट में, तो उस केस में थीटा भी कैसा होगा, छोटा होगा। अगर ये y छोटा नहीं हुआ तो ये थीटा भी छोटा नहीं होगा। तो आप डेल्टा एक्स को d sin थीटा ही लिखोगे, d tan थीटा नहीं लिख सकते। अब बात आती है किस पॉइंट P पे क्या बनेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। बेटा मैं इतनी सी बात बोलूंगा कि याद करो कि अपन ने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के बारे में पढ़ा था कि डेल्टा एक्स क्या क्या होना चाहिए। तो डेल्टा एक्स बराबर n लैम्डा था फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 था फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो मैं लिखूंगा इफ मैक्सिमा, मैक्सिमा का मतलब हुआ बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बेटा INT लिख रहा हूं, अकर्ड एट P, अकर्ड एट P, तो लिखूंगा डेल्टा एक्स बराबर n लैम्डा दैट इज इक्वल टू dy बाई डी। और अगर मिनिमा बना, मिनिमा का मतलब हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ अकर्ड एट P, तो उस केस में लिखूंगा डेल्टा एक्स बराबर 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 बराबर dy बाई डी। ये dy बाई डी है डेल्टा एक्स का। मान लो एंगल छोटा नहीं होता ना बेटा, तो मैं ये n लैम्डा को यहां रख देता, दैट इज इक्वल टू d sin थीटा, और 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 को यहां रख देता फॉर मिनिमा, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू d sin थीटा। तो ये बात ध्यान रखेंगे, एंगल छोटा होगा तो d tan थीटा, एंगल छोटा नहीं हुआ तो d sin थीटा। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। बच्चा अभी YDSC ही चल रहा है। अब YDSC के अंदर कैसा पैटर्न बनता है, कैसे उसके अंदर क्या टर्म्स को कैसे बोलते हैं, वो आपसे आपको सब सिखा रहा हूं। सबसे पहले फॉर मैक्सिमा, क्या अभी जस्ट अपन ने फॉर्मूला लिखा था n लैम्डा बराबर dy बाई डी। तो बताओ यहां से y कितना आएगा, y बराबर हो जाएगा n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। बेटा मैंने इसको लिख दिया y nth। nth क्यों लिखा, इसको 2 मिनट बाद देखेंगे। फॉर मिनिमा
2n-1 लैम्डा बाई 2 इक्वल टू डी वाई बाई डी। यही टर्म अपने जस्ट पिछले स्लिट पे अपन ने डिफाइन करी थी कि पिछले स्क्रीन पे अपन ने ये वाला टर्म देखी थी, और यहां से बेटा मैंने y nth निकाल लिया 2n-1 लैम्डा बाई 2 इंटू स्मॉल डी। बेटा इसको हमने वापस nth क्यों लिखा वो भी वापस 2 मिनट बाद ही देखेंगे। अब समझना कि अगर ये वापस पूरा YDC का सेटअप है, इस बार बेटा मैंने सोडियम लैंप वगैरह नहीं बनाए, मैंने सिर्फ बेसिक सा सेटअप बनाया था कि आपको समझ में आए। तो ये S1 से एक बिल्कुल यहां जा रही है, S2 से भी एक लाइट यहां पर गई, S1 और S2 से बेटा दोनों लाइट यहां पहुंच गई। ये बताओ अगर सोडियम लैंप और पॉइंट S से S1 और S2 इक्वल डिस्टेंस है और ये दोनों भी बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसा दिख रहा होगा, तो इस पॉइंट पर डेल्टा एक्स क्या होगा? वापस बोल देता हूं एक बार, याद करो एक S बनाया था मैंने जो एक और स्लिट थी, इस S से S1 इससे S2, अगर दोनों को मैं इक्वल मानता हूं x और x दोनों सेम डिस्टेंस है, ये दोनों भी इक्वल, तो बताओ यहां पर डेल्टा एक्स कितना होगा? क्या यहां पर जो डेल्टा एक्स का मतलब हो गया पाथ डिफरेंस, तो क्या यहां पर जो पाथ डिफरेंस होगा क्या वो जीरो होगा? क्यों जीरो? ऊपर वाला डिस्टेंस बराबर। बेटा डिस्टेंस का मतलब समझा कि लाइट जिस पाथ से होकर आ रही है वो उसका डिस्टेंस। मान लो आप यहां से चलते हुए आते हैं और आप यहां पर पहुंचते, तो टोटल आपने ऊपर 10 मीटर कवर करा, नीचे भी आपने 10 मीटर कवर करा, तो यहां पर पाथ डिफरेंस कितना आया कि ऊपर वाले पाथ को अगर नीचे वाले पाथ के डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो यहां पर क्या आ जाएगा? पाथ डिफरेंस। तो इस पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस है वो कितना आएगा? जीरो आएगा। तो मैंने क्या लिख दिया समझना कि इस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस जीरो है। तो बेटा ये पाथ डिफरेंस जीरो होने का मतलब क्या समझते हो? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? फटाफट आप अपने आप की कॉपी में वो पेज खोल लो जहां पर मैंने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ा था और आपने जो लिखा था। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डेल्टा एक्स की वैल्यू 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा इस फॉर्म में होती है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 इस फॉर्म में होती है। वापस बोल रहा हूं, कंस्ट्रक्टिव के अंदर डेल्टा एक्स बराबर 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। इसका मतलब जहां जहां पाथ डिफरेंस ऐसा मिलेगा वहां कंस्ट्रक्टिव होगा, जहां जहां पाथ डिफरेंस ऐसा मिल जाएगा वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। याद करो ऐसा कुछ अपन ने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में पढ़ा था। तो यही की मैं बात कर रहा हूं कि डेल्टा एक्स जीरो है। बताओ कंस्ट्रक्टिव होगा डिस्ट्रक्टिव होगा? भाई कंस्ट्रक्टिव होगा। इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बोलते हैं बच्चा? सेंट्रल, बिकॉज बिल्कुल सेंटर पे है, सेंटर लाइन के अलाउंग में है, और मैक्सिमा क्योंकि यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो क्या बोल दिया? सेंट्रल मैक्सिमा। अब मैं इसके ऊपर के पॉइंट्स की बात कर रहा हूं। बेटा ये बात ध्यान रखना, ये जो S पॉइंट्स है S1 S2 है ये इक्वल डिस्टेंस है, तो इन दोनों के कारण पाथ डिफरेंस में कोई फर्क नहीं आ रहा। अगर मैं इनको हटा भी दूं तो भी काम चल जाएगा। अब मैं बोल रहा हूं कि यहां से S1 से और S2 से लाइट इधर भी जा सकती है। मैंने तुमसे क्या डायग्राम बनाया था, यहां पर वेव फ्रंट कैसे निकलती है? स्फेरिकल। तो लाइट तो चारों तरफ ही जा रही है ना, आगे की साइड हर जगह जा रही है। तो अगर लाइट यहां पहुंची, जब लाइट यहां पहुंची तो इस पॉइंट पे आप ढंग से देखो, S1 कम चला यहां तक के लिए, S2 ज्यादा चला। इसका मतलब यहां का पाथ डिफरेंस जीरो तो नहीं होगा, जीरो से हल्का सा बड़ा होगा। अगर जीरो से हल्का सा बड़ा हुआ तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर हल्का सा बड़ा मतलब लैम्डा बाय 8 बड़ा होगा, और ऊपर जाएंगे लैम्डा बाय 6 हो जाएगा, और ऊपर जाएंगे लैम्डा बाय 4 हो जाएगा, और ऊपर जाएंगे लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। और ऊपर गया लाइट यहां से और इधर गई, इस पॉइंट का पाथ डिफरेंस हो सकता है कि यहां का पाथ डिफरेंस अपना लैम्डा अपॉन 1.5 भी हो। तो इसका मतलब ऊपर जाते जाते पाथ डिफरेंस बढ़ रहा है। क्या बोला मैंने? ऊपर जाते जाते पाथ डिफरेंस बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है बेटा? ये डिस्टेंस बढ़ रहा है और ये डिस्टेंस धीरे धीरे से बढ़ रहा है। तो क्या जो इन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो इंक्रीज होता जा रहा है? अगर इंक्रीज होता जा रहा है तो मेरे को सिर्फ वो पॉइंट से मतलब है जहां पर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है। कौन सी बन रहा है? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है। तो देखो मैं वापस उसी पॉइंट पे आता हूं जहां से मैंने आपको समझाना स्टार्ट किया था। इस पॉइंट पे डेल्टा एक्स क्या? जीरो। क्या जैसे जैसे ऊपर गए ये S2 बढ़ रहा है और S1 वाला धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इस पॉइंट पे जो डेल्टा एक्स है वो कभी ना कभी तो लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। लैम्डा बाई 2 हो गया, इसका मतलब ये वाली कंडीशन, ये किसकी थी? डिस्ट्रक्टिव की। तो इस कंडीशन को बोलेंगे फर्स्ट मिनिमा।
या फिर बोल सकते हैं फर्स्ट डार्क फ्रिंज। फर्स्ट डार्क फ्रिंज, डार्क क्यों? बिकॉज यहां पर डिस्ट्रक्शन हुआ है। इसका मतलब दो लाइट के मिलने के बाद भी यहां पर अंधेरा होगा, क्योंकि दोनों आउट ऑफ द फेस हैं। तो यहां पर क्या हुआ? डिस्ट्रक्शन, मतलब डार्क। इसके और ऊपर गए, क्या लाइट यहां से और ऊपर इधर गई और इधर गई? इस पॉइंट में मैं कह रहा हूं कि डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस और बढ़ गया। और बढ़ गया, कितना हो गया? लैम्डा हो गया। अगर ये लैम्डा हो गया तो इस पॉइंट बताओ लैम्डा किसकी कंडीशन है? कंस्ट्रक्शन की या डिस्ट्रक्शन की? आंसर क्या होगा? कंस्ट्रक्शन की। तो क्या इस पॉइंट पे उजाला होगा या अंधेरा होगा? उजाला होगा। यहां पर क्या था? अंधेरा था। इसका मतलब इस पॉइंट को मैं बोलूंगा फर्स्ट मैक्सिमा। क्या बोलूंगा? फर्स्ट मैक्सिमा। बेटा ये सेंट्रल मैक्सिमा है, इसके बाद क्या आएगा? फर्स्ट मैक्सिमा। और बेटा मिनिमा का कोई सेंट्रल मिनिमा नहीं होता, क्योंकि सेंटर पे डेल्टा एक्स क्या होगा? जीरो होगा, इसलिए वहां पर मिनिमा नहीं बनेगा, वहां क्या बनेगा? मैक्सिमा बनेगा। तो ये इनको नेमिंग के तरीके होते हैं, क्योंकि कैसे कैसे नाम दिए जाते हैं। तो बेटा इस पॉइंट पे क्या बनेगा? फर्स्ट मैक्सिमा। सिमिलरली अब मैं और ऊपर बढ़ रहा हूं, यहां तक आए, पाथ डिफरेंस और बढ़ेगा। तो क्या इस पॉइंट पे जो डेल्टा एक्स की वैल्यू होगी वो 3 लैम्डा बाई 2 हो गई। देखो आप धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। 3 लैम्डा बाई 2 किसका हो गया? डिस्ट्रक्शन का हो गया। क्या यहां पर फर्स्ट मिनिमा आ चुका है? अब दोबारा एक और बार मिनिमा मिला है, तो इसको बोलेंगे बेटा सेकंड मिनिमा। क्या बोलेंगे? सेकंड मिनिमा। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर बेटा मैं इसके और ऊपर की बात करूं तो डेल्टा एक्स यहां पर कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा। बेटा मैं सिर्फ लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 बना रहा हूं। ऐसा मत सोचना कि रास्ते में कुछ नहीं आया, रास्ते में और टर्म्स भी आई है जो इन दोनों के बीच में क्या एक तरीके से 0.5 लैम्डा है, ये 1 लैम्डा है। तो रास्ते में कहीं ना कहीं 0.75 लैम्डा भी होगा। पर 0.75 लैम्डा पे ना तो कंस्ट्रक्शन होता है ना ही डिस्ट्रक्शन होता है, वो क्या होता है? नॉर्मल इंटरफेरेंस। इसलिए अपन उसको भी नहीं लिख रहे हैं। पर बेटा ऐसा मत सोचना कि डायरेक्टली लैम्डा बाई 2 के बाद लैम्डा आ गया, बीच में ये भी आए हैं। पर मैंने क्यों नहीं लिखा? बिकॉज न तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पार्ट है, ना ही ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पार्ट है, ये सिर्फ एक नॉर्मल इंटरफेरेंस है। तो अब मैं कह रहा हूं सिमिलरली नीचे की बात करते हैं। यहां से लाइट इधर आई, यहां से लाइट इधर आई। अब बेटा जैसा मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप लोग को आंसर देना है। इस बार बताओ S1 ज्यादा चला या S2 ज्यादा चला? क्या दिख रहा है आपको डायग्राम में? ऑब्वियसली बात है S1 ज्यादा चला, S2 कम चला। तो यहां पर डेल्टा एक्स की वैल्यू वापस लैम्डा बाई 2 हो जाएगी। इसका मतलब यहां पर क्या आया? फर्स्ट मिनिमा। अब बेटा आप बोलोगे सर फर्स्ट मिनिमा तो ऊपर लिख दिया। बेटा जैसे अपने स्केल में होता है या अपनी एक्स एक्सिस पे होता है, बीच में 0, इधर +1 तो एक साइड -1, ऐसा ही कुछ होता है। तो सेम टू सेम बेटा वैसा ही यहां पर 0 तो ऊपर भी फर्स्ट मिनिमा होगा, तो नीचे भी फर्स्ट मिनिमा होगा। ऊपर फर्स्ट मैक्सिमा है तो नीचे भी फर्स्ट मैक्सिमा होगा। अब यहां पर सिमिलरली यहां पर आए, इस पॉइंट पर डेल्टा एक्स में कह रहा हूं कितना हो गया? लैम्डा। क्या बोलूंगा? फर्स्ट मैक्सिमा। और नीचे गए डेल्टा एक्स 3 लैम्डा बाई 2, क्या बोल दिया? सेकंड मिनिमा। और नीचे गए यहां पर डेल्टा एक्स बराबर 2 लैम्डा, क्या हो गया? सेकंड मैक्सिमा। ये सारी टर्म्स आ गई। अब मैं जो तुमसे पूछ रहा हूं उसको वापस सोच समझ के आंसर देना। क्या मुझे डेल्टा एक्स की वैल्यूज मिल गई? मुझे मालूम पड़ गया मैक्सिमा मिनिमा भी है। अब मैं डेल्टा फाई ढूंढ रहा हूं। क्या ढूंढ रहा हूं? डेल्टा फाई। तो एक फॉर्मूला था अपने पास, डेल्टा फाई बाई 2 पाई बराबर डेल्टा एक्स बाय लैम्डा। तो अगर मैं डेल्टा एक्स को 0 रख देता हूं यहां पर, तो डेल्टा फाई भी कितना आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब इसका डेल्टा फाई 0 है। ऊपर बढ़ते हैं, इसका डेल्टा फाई क्या होगा? ये लैम्डा बाई 2 को यहां रख दो। अगर मैं लैम्डा बाई 2 को डेल्टा एक्स पे रख दूं, क्योंकि ये डेल्टा एक्स है, लैम्डा बाई 2 को यहां रख दो, क्या लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा? नीचे हाफ बन जाएगा। और यह 2 से 2 कैंसिल होके डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई आ जाएगी। तो यहां पे क्या हो गया? पाई। और बेटा वैसे मैं एक आसान तरीका बोलूं, क्या सोचो वेव चैप्टर में क्या पढ़ा था? क्या एक वेव की वेवलेंथ लैम्डा होती है और लैम्डा में कितना एंगल कवर हो जाता है? 2 पाई। यहां पर 0 होता है, यहां 2 पाई होता है, तो कितना कवर हो जाता है? 2 पाई। तो मन में एक चीज सोचो, जहां जहां लैम्डा लिखा है ना वहां 2 पाई 2 पाई 2 पाई रख दो, आपके सारे आंसर आ जाएंगे डेल्टा फाई के। ये 0,
ये 2 लैम्डा 2 पाई रख दो यहाँ पर, लैम्डा है 2 पाई रख दो, 2 पाई अपॉन 2 पाई, यहाँ पर 2 पाई रख दो तो आंसर क्या आएगा 2 पाई। चेक कर लो, ये लैम्डा को यहाँ रखा, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गए, 2 पाई ऊपर आ गया तो डेल्टा फाई बराबर 2 पाई। इसका अलावा यहाँ पर डेल्टा फाई कितना हो गया 2 पाई, यहाँ पर डेल्टा फाई कितना हो गया 3 पाई। देखो 2 पाई रख दो यहाँ पर, 2 पाई से 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या बन जाएगा 3 पाई। सिमिलरली नीचे डेल्टा फाई पाई, डेल्टा फाई 2 पाई, डेल्टा फाई 3 पाई, डेल्टा फाई 4 पाई। पर क्या एक कंस्ट्रक्शन एक डिस्ट्रक्शन, एक कंस्ट्रक्शन एक डिस्ट्रक्शन, एक कंस्ट्रक्शन फिर डिस्ट्रक्शन, इस अकॉर्डिंग सारे के सारे आते जाएंगे। तो कल मैंने क्या कहा था कि ज़ेब्रा पैटर्न बनता है, तो क्या ज़ेब्रा के अंदर डार्क ब्राइट ऐसा कुछ पैटर्न बनेगा। पर क्या एग्जैक्टली ना ज़ेब्रा पैटर्न तो पूरा डार्क होता है पूरा ब्राइट होता है, बीच में कोई चेंजेस होते नहीं है, पर यहां पर हल्के हल्के से चेंजेस आते जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि पूरा डार्क फिर पूरा व्हाइट, बीच में ऐसी भी जगह आएगी जहां इंटेंसिटी ना तो प्रॉपर डार्क होगी नहीं प्रॉपर ब्राइट होगी, ऐसे भी इंटेंसिटी यहां पर मिलेगी। अब वो पॉइंट कहां पर होंगे जहां पर ना तो प्रॉपर व्हाइट है ना प्रॉपर डार्क है, वो ये वाले पॉइंट्स है, वो ये वाले पॉइंट्स है, वो ये वाले पॉइंट्स है, जो इन सबके बीच में है। ना तो वहां पर प्रॉपर ब्राइट है ना ही प्रॉपर डार्क है। उम्मीद है आपको ये तो बात समझ में आ गई होगी। अब मैं नेक्स्ट बात बोल रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव डार्क और 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। मैंने क्या बोला, 2 कॉन्जिक्यूटिव डार्क या 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। कहने का मतलब है अगर मैं कहता हूं ये सेंट्रल मैक्सिमा, ये फर्स्ट मैक्सिमा, तो यहां के सेंटर से यहां के सेंटर तक का ये डिस्टेंस कहलाएगा बीटा, फ्रिंज विड्थ। सिमिलरली यहां के फर्स्ट मिनिमा की बात करो, यहां का फर्स्ट मिनिमा, यहां का सेकंड मिनिमा, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को भी क्या कहेंगे बीटा। और अगर आप कह सकते हो ये सेंट्रल मैक्सिमा ये फर्स्ट मैक्सिमा, ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी बीटा है। इसका मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा सेंट्रल एंड फर्स्ट, 2 कॉन्जिक्यूटिव मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा सेकंड मिनिमा, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है बेटा बीटा, जिसको क्या बोला फ्रिंज विड्थ। क्या बोला फ्रिंज विड्थ। तो बात ध्यान रखना, किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव वर्ड ध्यान रखो, ऐसा मत कहना सर सेकंड मैक्सिमा और सेंट्रल मैक्सिमा के बीच का बीटा होगा क्या, नहीं होगा, ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, बीच में एक और आ गया है। इन दोनों के बीच का बीटा, इन दोनों के बीच का बीटा, पर इन दोनों के बीच का 2 बीटा। क्लियर है मेरी बात। नेक्स्ट यहां पर एक और चीज समझना, अब मैं समझा रहा हूं ये nth का मतलब क्या है, ये nth मैंने क्या लिखे है, ये कौन सा मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा। क्या फर्स्ट मिनिमा है तो फर्स्ट मिनिमा के लिए अपन ने इसका जो n लिखेंगे वो क्या लिखेंगे 1, n क्या लिखेंगे 1। ये कौन सा मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, तो इसका n मतलब जो नंबर है कौन से ऑर्डर का फ्रिंज है, n का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ फ्रिंज, तो ये कौन से ऑर्डर के फ्रिंज है फर्स्ट। सिमिलरली ये सेकंड मिनिमा कौन से ऑर्डर का मिनिमा है सेकंड, ये कौन से ऑर्डर का मैक्सिमा है सेकंड। तो बेटा जो अपना n है वो आपको बता रहा है ऑर्डर की कौन से नंबर के फ्रिंज है, तो यहां पर वही लिखना है। मान लो आपसे पूछते हैं फर्स्ट मैक्सिमा सेंटर से कितना ऊपर है, तो यहां पर आप n की वैल्यू 1 रख देते हैं। आपसे पूछते हैं सेकंड मैक्सिमा सेंटर से, ये सारे डिस्टेंस कहां से बेटा सेंटर से, डायग्राम में लिखना, इससे जस्ट पहले वाला जो डायग्राम बनाया था ये जो y था ये y सेंट्रल मैक्सिमा से था, तो सेंट्रल मैक्सिमा से वहां तक का जो डिस्टेंस होगा उसको अपन क्या बोलेंगे y nth। तो ये क्या हो गया सेकंड मैक्सिमा, यहाँ n क्या रख देंगे 2, सेकंड मिनिमा n क्या रख देंगे 2, थर्ड मिनिमा n क्या रख देंगे 3। पर एक बात ध्यान रखना, मिनिमा के लिए वाला फॉर्मूला, मैक्सिमा के लिए वाला फॉर्मूला। अब जो इसके बाद वाली क्लिप आएगी उसमें मैं इसी का डायग्राम आपको बना के दिखाऊंगा कि फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मैक्सिमा या थर्ड मैक्सिमा का डिस्टेंस इन फॉर्मूले से अपन कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं और बीटा की वैल्यू उनसे कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो बच्चा मैं वही चीज वापस अब समझा रहा हूं आपको कि जो फर्स्ट सेकंड आपको मैंने मैक्सिमा मिनिमा बोलना सिखाया था, उसका जो एनी डिस्टेंस था, अब वो रिप्रेजेंट कैसे कर रहा हूं। देखो बेटा मैंने सिर्फ अभी एक स्क्रीन बनाई है, क्या इस स्क्रीन पे सेंट्रल मैक्सिमा, सीएम का मतलब क्या लिख दिया मैंने सेंट्रल मैक्सिमा, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा है। सारे डिस्टेंस जो y के होंगे, ये फॉर्मूला किसका था मैक्सिमा के लिए, किसका था मिनिमा के लिए, ये सारे डिस्टेंस कहां से मेजर हो रहे हैं सेंट्रल मैक्सिमा से। अब सेंट्रल मैक्सिमा से हो रहे हैं तो देखो सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मैक्सिमा
का जो ये डिस्टेंस होगा इसको बोलेंगे वाई मैक्सिमम फर्स्ट। इसका मतलब यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मैंने वैल्यू 1 रखी तो क्या फॉर्मूला जाएगा, 1 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। सिमिलरली सेंटर से, ये सेंटर से फर्स्ट मिनिमा का डिस्टेंस क्या बोलेंगे, वाई मिनिमम 1। सेंटर से सेकंड मिनिमा का डिस्टेंस ये पूरा बोलेंगे वाई मिनिमम 2। तो देखो मैंने क्या करा, ये जो फॉर्मूला है मिनिमा का, इसमें एक बार n1 रख दिया। n1 रखने पे कितना आया, लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d। यहाँ पे मैंने n2 रख दिया तो आंसर क्या आया, 3 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d। इसका मतलब ये इतना सा डिस्टेंस y मिनिमम 1 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d है। ये y मिनिमम 2 ये पूरा वाला ये 3 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2 इंटू डी है। तो ये आपके डिस्टेंस आ गए कहां से बेटा, सेंटर से। सिमिलरली सेकंड मैक्सिमा का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर मैक्सिमा, तो सेकंड नाम ही क्या है, सेकंड मैक्सिमा। कौन सा नंबर यहाँ पर आ रहा है 2। इसका मतलब अपन n की वैल्यू क्या रखेंगे 2। तो 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये पूरा वाला फॉर्मूला आ गया, ये वाला यहाँ पर लिख दिया मैंने। तो बेटा ये बात समझो कि जो भी नंबर का मैक्सिमा है या जो भी नंबर का मिनिमा है वही नंबर आपका n है, वो n यहाँ पर रख दो तो ये वो डिस्टेंस आ जाएंगे जो सेंट्रल मैक्सिमा का से उस पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव मैक्सिमा या मिनिमा का है। ये n वो नंबर है जो रेस्पेक्टिव मैक्सिमा या मिनिमा का है और ये y डिस्टेंस कहां से है, सेंट्रल मैक्सिमा से है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बात समझा रहा हूं। अपन ने क्या बोला था फ्रिंज विड्थ के बारे में, बीटा के बारे में। कॉन्जिक्यूटिव डार्क या कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट के बीच का डिस्टेंस को क्या बोला था, बीटा बोला था। तो बेटा समझना, मैं यहाँ क्या लिख रहा हूं बीटा। तो क्या बीटा दो कॉन्जिक्यूटिव को माइनस करने में बीटा आ जाएगा, तो y मैक्सिमम 2 माइनस y मैक्सिमम 1 कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, बीटा मिलना चाहिए। तो बीटा क्या ढंग से सोचो, y मैक्सिमम 2 ये पूरा वाला, y मैक्सिमम 1 ये वाला, इसका मतलब क्या इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस ये वाला, ये क्या है बीटा, बिकॉज इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट और 2 कॉन्जिक्यूटिव डार्क। तो मैं दोनों के अंदर वैल्यूज रखता हूं, 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, यहां से आया, ऊपर वाली वैल्यू रखता हूं 1 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, माइनस करा तो आंसर क्या आया, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। किसका आंसर आया, बीटा का। सिमिलरली अगर मैं मिनिमा की बात करूं तो अपन मिनिमा के लिए भी क्या बोलते हैं, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंज। तो y मिनिमम 2 y मिनिमम 1, इन दोनों को भी माइनस कर सकते हैं। तो मैं यहां क्या लिख रहा हूं, देखना यहां पर बीटा बराबर y मिनिमम 2 माइनस y मिनिमम 1। बेटा व्हाट इज y मिनिमम 2, ये पूरा, y मिनिमम 1 ये वाला। तो क्या दो कॉन्जिक्यूटिव मिनिमा के बीच में ये क्या है, बीटा है, फ्रिंज विड्थ है। किसकी फ्रिंज विड्थ, यहां पर इन दोनों के बताओ, दोनों अंधेरों के बीच में कौन है, उजाला। तो ये फ्रिंज विड्थ किसकी है, ब्राइट की। तो उजाले के बीच में क्या है, फर्स्ट मैक्सिमा और सेकंड मैक्सिमा के बीच में क्या है, अंधेरा। तो किसकी फ्रिंज विड्थ है, डार्क की। तो पर अभी यहां पर मालूम आपको पड़ेगा कि दोनों की फ्रिंज विड्थ इक्वल आती है। तो देखो कैसे, y मिनिमम 2 3 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d, y मिनिमम 1 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d। यहां पर बेटा दोनों वैल्यूज रख देता हूं, 3 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d माइनस लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d। सॉल्व करेंगे तो वापस बीटा जो आएगा वो कितना जाएगा, लैम्डा डी बाई डी। इसका मतलब चाहे दो मिनिमा के बीच का डिस्टेंस बोलो कॉन्जिक्यूटिव वाले, या दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस बोलो, आंसर कैसा आता है, सेम। इसका मतलब फ्रिंज विड्थ चाहे वो मैक्सिमा का हो या मिनिमा का हो, वो कैसा होगा, इक्वल होगा। तो अपने पास फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला, लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d। तो तुमसे कोई पूछे फ्रिंज विड्थ किस किस पे डिपेंड करता है, तीन चीजों पे, लैम्डा, कैपिटल डी, स्मॉल डी, इन तीनों पे डिपेंड करता है। अगर मान लो कैपिटल डी स्मॉल डी फिक्स कर दिया, बेटा कैपिटल डी क्या था, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन ऑफ स्लिट एंड स्क्रीन, स्मॉल डी क्या था, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द स्लिट्स। अगर इन दोनों को फिक्स कर दिया और मैं लैम्डा चेंज कर रहा हूं, मतलब पहले मान लो पहले मोनोक्रोमेटिक रेड कलर आ रहा था, फिर वॉयलेट आया, फिर इंडिगो आया, तो अलग अलग कलर आ रहा है। तो जिसका लैम्डा सबसे बड़ा होगा उसकी फ्रिंज विड्थ सबसे बड़ी होगी, जिसका लैम्डा सबसे छोटा होगा उसके फ्रिंज विड्थ सबसे छोटी होगी, व्हेन कैपिटल डी स्मॉल डी आर कांस्टेंट। तो ये बात ध्यान रखोगे। अब बेटा कभी का पूछ रहे थे सोडियम लैंप, सोडियम लैंप का कलर कैसा होता है, येलो। तो उसके बाद बात करी जाए तो कभी आपका लिखा आ जाए कि सोडियम लैंप से बनी हुई फ्रिंज या फिर रेड मोनोक्रोमेटिक लेजर से बनी हुई फ्रिंज, किसका बीटा बड़ा होगा, तो क्या रेड के अंदर लैम्डा बड़ा होता है, सोडियम लैंप का मतलब येलो, उसका लैम्डा छोटा होता है,
तो जो रेड वाली जो कलर की जो लाइट यूज करी गई है उसका बीटा कैसा होगा, बड़ा होगा। तो ये बात ध्यान रखोगे। और ये सारे के सारे क्या बेटा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कौन कौन से, ये वाला, ये वाला, ये वाला। और इससे पहले अपन ने क्या देखा था, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स बराबर डी साइन थीटा, अगर एंगल छोटा होता तो डी टेन थीटा, पर अगर एंगल छोटा नहीं है तो क्या लिखेंगे, डी साइन थीटा बेटा। तो मैं फटाफट से एक बार वाईडीएस की आपकी बात है फटाफट फटाफट बोल रहा हूं। क्या वाईडीएस के अंदर अपन ने क्या देखा था कि एक सो एस था, एस से S1 S2 बने, S1 S2 से अपन ने पूरे सामने स्क्रीन बनाई, उस स्क्रीन पर S1 S2 से लाइटें हर तरफ जा रही है। तो अगर मैंने एक पॉइंट P कंसीडर करा तो डेल्टा एक्स क्या आया था, एस S2P माइनस एस S1P। बेटा मैंने S से S1 और S से S2 इक्वल माने थे, तो डेल्टा एक्स कितना गया था, S2P माइनस S1P, दैट इज इक्वल टू S2Q। उस S2Q को अपन ने लिखा था डी साइन थीटा। वो डी साइन थीटा का एंगल छोटा होता तो क्या बन जाता, डी टेन थीटा, और टेन थीटा लिखा था y बाय कैपिटल डी। तो फॉर्मूला बन गया था डेल्टा एक्स बराबर स्मॉल डी y बाय कैपिटल डी। अगर बेटा मैक्सिमम बनता है तो डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा, मिनिमम बनता है तो डेल्टा एक्स बराबर 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। और वहीं से अपन ने ये फॉर्मूले डिराइव करे थे y के, ये दोनों। और दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क या दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट के बीच का जो फ्रिंज विड्थ होगी उसको क्या बोलेंगे अपन, बीटा, और बीटा बराबर लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। बेटा साथ के साथ अपने को एक और बात यहां पर याद रखनी है कि सेंट्रल मैक्सिमा पे डेल्टा एक्स क्या होता है, जीरो होता है, उसके ऊपर भी डेल्टा एक्स बढ़ता है, उसके नीचे भी डेल्टा एक्स बढ़ता है। तो डेल्टा एक्स दोनों साइड क्या होता है बेटा, बढ़ता है। और अगर फर्स्ट मिनिमा बोलते हैं तो डेल्टा एक्स वैल्यू लैम्डा बाई 2, फर्स्ट मैक्सिमम बोलते हैं लैम्डा, सेकंड मिनिमा डेल्टा एक्स वैल्यू 3 लैम्डा बाई 2। बेटा डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे, डेल्टा एक्स का वही फॉर्मूला था, फॉर मैक्सिमा डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा, फॉर मिनिमा डेल्टा एक्स बराबर 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो जो भी नंबर का मैक्सिमम मिनिमम बोले वो नंबर यहां रख दो, आपको उस पॉइंट का डेल्टा एक्स मिल जाएगा। मान लो डेल्टा 5 बोलते हैं तो डेल्टा एक्स बाय लैम्डा बराबर डेल्टा 5 बाई 2 पाई, यह फॉर्मूला लगा दो, या फिर मैंने शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी कि लैम्डा को क्या मान लो, 2 पाई। तो बात अपन कर रहे हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ की। बेटा नाम ही आपको बता रहा है फ्रिंज विड्थ का एंगल, कहां से, सेंटर से। सेंटर कहां बेटा, ये जो अपनी स्लिट है ना S1 S2, ये S2 है, ये दोनों स्लिट के सेंटर, ये जो पॉइंट है यहां से उस फ्रिंज विड्थ का क्या एंगल बना, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो बेटा समझना मेरी बात को, क्या दो कॉन्जिक्यूटिव मिनिमा या दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच का जो एंगल होता है या जो बीच का डिस्टेंस होता है, लीनियर डिस्टेंस, उसे क्या कहते हैं अपन, फ्रिंज विड्थ। उस फ्रिंज विड्थ का सेंटर से क्या एंगल बन रहा है उसे क्या कहेंगे, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। वापस बोल रहा हूं, दो कॉन्जिक्यूटिव मिनिमा या दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच का लीनियर डिस्टेंस क्या अपनी फ्रिंज विड्थ है, उस फ्रिंज विड्थ का सेंटर से क्या एंगल बन रहा है उसे क्या कह दिया, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो देखो मैंने क्या बोल दिया, ऊपर फर्स्ट मिनिमा नीचे फर्स्ट मिनिमा, क्या दो कॉन्जिक्यूटिव फर्स्ट मिनिमा के बीच में क्या हो गया, बीटा। इस बीटा का सेंटर से क्या एंगल बन रहा है उसे क्या कह दिया, अल्फा। तो देखो क्या लिखूंगा, अल्फा बराबर बीटा बाय कैपिटल डी। अब बेटा बीटा का फॉर्मूला क्या था, लैम्डा कैपिटल डी बाय डी अपॉन कैपिटल डी। तो यहां से क्या कैपिटल डी कैंसिल हो गए, अल्फा बराबर लैम्डा बाय स्मॉल डी। इसका मतलब एंगुलर फ्रिंज विड्थ डज नॉट डिपेंड ऑन कैपिटल डी। कैपिटल डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन प्लेन ऑफ स्लिट एंड स्क्रीन, ये बेटा स्क्रीन है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। अगर इसको स्क्रीन को यहां भी ले आऊंगा तब भी अल्फा ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो ये बात ध्यान रखना कि अल्फा पे कोई डिपेंडेंसी नहीं आएगी। पर बीटा दैट इज लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी डिपेंड्स ऑन कैपिटल डी। कैपिटल डी कम होगा तो बीटा कम हो जाएगा, अगर कैपिटल डी बढ़ेगा तो बीटा भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पर ये बात ध्यान रखेंगे कि अल्फा में कोई चेंजेस नहीं आएंगे।